वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपनी जगह पर ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे। देखो ये समय कुछ इस तरह का है, इस समय पूरी दुनिया एक त्रासदी से गुजर रही है। या ये कहें कि पूरी दुनिया के सामने कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना हम सबको मिलकर करना है। तो आप लोगों को भी समझदारी के साथ रहना है और इन चुनौतियों का सामना भी करना है और आगे भी बढ़ना है। जीवन में प्रॉब्लम बस यही होती है कि हम लोग जो चुनौतियां होती हैं ना, उनका सामना ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हम चुनौतियों को अवसर में तब्दील कर लें तो शायद लाइफ थोड़ी सी इजी, आसान हो सकती है, सफल होने के चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। जैसे अभी ये सभी के लिए एक बहुत ही चुनौती भरा हुआ एक टाइम है, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इस चुनौती को हम लोग अवसर में तब्दील कर दें और वही अवसर हमारे आने वाले कल के लिए बहुत अच्छा और उपयोगी साबित हो जाए। तो देखो, बात दरअसल ये है कि हम लोग हमेशा, ये होता है कि हम हमेशा सही समय, सही परिस्थिति और अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि भाई चलो कभी अच्छा टाइम आएगा, सिचुएशन ठीक होगी, सब कुछ अच्छा होगा तो हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और उस अच्छे टाइम का वेट करते करते हम लोग अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर देते हैं। होता यह है कि कभी वो समय नहीं आता जो हमें अच्छा लगता है और कभी हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं और फिर अफसोस के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर देते हैं। लेकिन अगर सोचो, जीवन में जो चुनौतियां आई थी, जो बुरा समय आपको लगता था, वो समय जब आया था, उस समय अगर हमने उन चुनौतियों को स्वीकार किया होता और उन्हें अवसर में तब्दील कर लिया होता तो संभव है ना, जीवन की दिशा कुछ और हो सकती थी, सूरत बदल सकती थी, कुछ और अच्छा हो सकता था। एक्चुअली हम लोगों के साथ प्रॉब्लम यही रही है कि हम लोगों ने अवसर की तलाश की है, कभी भी चुनौतियों को, बुरे समय को, बैड सिचुएशन को अवसर में चेंज करने की कोशिश नहीं की। अगर हम लोग ऐसा करने लग जाए तो यकीन मानिए कि चुनौतियाँ हमारे लिए बहुत सहज हो जाएंगी, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई चुनौती होगी ना, हमें तो वो एक अवसर लगेगा ना। और कॉमन लोगों में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में यही तो डिफरेंट होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में भी कभी सही समय नहीं आता, लेकिन वो चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं, वो उस सिचुएशन को समझ लेते हैं और बस उनके दिल में सिर्फ यही होता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उन चुनौतियों को ही अवसर में तब्दील करना है। लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। इन जनरल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक इंसान था, वो इंसान काफ़ी मायूस था, निराश था। तो वो भटकते भटकते किसी सिद्ध महात्मा, साधु पुरुष जो होते हैं, उनके पास पहुंचा और उनसे जाकर के उसने कहा कि महात्मन, मेरी लाइफ में कभी अच्छा समय नहीं आया, मुझे कभी अच्छा नहीं मिला, मैंने जब भी अच्छा सोचने और अच्छा करने की कोशिश की, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि मैं अच्छा नहीं कर पाया और उसका रिजल्ट ये है कि आज मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया हूँ और एक अफसोस के साथ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो महात्मा मुस्कुराए और उससे कहा कि ये देखो, सामने एक फूलों की क्यारी लगी हुई है, फूलों की कतार लगी हुई है, तुम जाओ और इनमें से सबसे अच्छा फूल छांट करके, तोड़ करके लेकर के आओ। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि एक बार तुम जिस फूल को क्रॉस कर जाओगे, जिस फूल से आगे निकल जाओगे, उस फूल को मुड़कर नहीं देखोगे, उस फूल को वापस नहीं तोड़ोगे, आगे वाला ही फूल तोड़ोगे। इस बात को ध्यान में रखना और अच्छा फूल देखते जाना, जो भी अच्छा लगे उसे तोड़ करके ले आना। वो इंसान उठे और उठ करके फिर उस क्यारी की तरफ चलने लगे, आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा क्यारी में बड़े सुंदर फूल खिले हुए हैं। उन्होंने एक फूल को देखा, लगा कि हाँ ये ठीक है। फिर सोचा नहीं, चलो थोड़ा आगे देखते हैं। फिर आगे देखा कि ये ठीक है। फिर लगा नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, देखा ये ठीक है। फिर उन्हें लगा कि नहीं, इससे आगे और भी अच्छे हो सकते हैं। ऐसे ऐसे करते करते वो क्यारी के लास्ट रो में पहुंच गए
और उन्होंने देखा कि अब कुछ मुरझाए हुए फूल हैं जो उनके सामने है। क्योंकि कंडीशन ये थी कि वो वापस मुड़कर नहीं देख सकते थे, गुजरे हुए फूलों को नहीं तोड़ सकते थे, तो अब उनके सामने सिर्फ कुछ मुरझाए हुए फूल थे। अब मजबूरी थी कि उनमें से ही किसी एक को सेलेक्ट करना है और उसे सेलेक्ट करके जीवन को व्यतीत करना है। तो उन्होंने एक फूल उनसे तोड़ा और तोड़कर महात्मा के पास पहुँचे। बोले, ये लीजिए महाराज, ये फूल मुझे मिला है। महात्मा फिर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पूरी क्यारी में इससे अच्छा फूल नहीं मिला? तो बोले, मिले थे, तो फिर क्यों नहीं तोड़ा? बस मैं ये सोचता रहा कि आगे कुछ अच्छा होगा, आगे कुछ अच्छा होगा तब तोड़ूंगा, और अच्छा मिलेगा तब तोड़ूंगा। एग्जैक्टली यही मिस्टेक हम लोग लाइफ के साथ करते हैं। हम हम लोग हर पल ये सोचते हैं कि नहीं, अगले टाइम में कुछ अच्छा होगा तब हम कुछ अच्छा करेंगे, बेस्ट टाइम आएगा, बेस्ट सिचुएशंस आएंगी तब हम लोग अच्छा करेंगे। अरे भाई, कभी बेस्ट नहीं आती, बनानी पड़ती है। ये चुनौती भरा समय है, सभी लोग घर में पैक हैं, तो हम लोग क्या ये सोच कर बैठे रहेंगे कि नहीं फिर से लाइफ चलेगी, स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, फिर हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और सही सिचुएशन होगी तब पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको समय को सही बनाना पड़ेगा, है ना, वरना फिर आपको उस इंसान की तरह उन मुरझाए हुए फूलों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा, जबकि उसे पता था कि बहुत अच्छे फूल वो रास्ते में छोड़कर आ गया है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, जो समय है उसका सदुपयोग करें, अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएं, इसे अवसर में तब्दील करें, इसे चुनौती ना माने, इसे अवसर माने। तो मेरा आपसे कहना सिर्फ यही है कि घर पर भी है ना, तो इसको अवसर माने और आराम से बैठकर अच्छे से पढ़ाई करें। जितना आपको मैटर प्रोवाइड हो रहा है कम से कम उसे तो कंप्लीट करें, कंटिन्यू वॉच करें, लेक्चर्स पूरे देखें, क्योंकि हर बात में कोई ना कोई गहराई होती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम आगे बढ़ते चलो, कुछ अच्छी चीज़ों को छोड़ते चलो और फिर लास्ट में सडनली तुम्हें रियलाइज हो कि नहीं यार, हम लोग तो बहुत कुछ छोड़ा है, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग छोड़कर आ गए। सो प्लीज़ ऐसा ना हो, आप लोग आगे बढ़े, लेकिन चुनौतियों को अवसर में तब्दील करते रहे। देखिएगा आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे, बहुत जल्दी सफल भी होंगे। थोड़ा वेट कीजिएगा और अवसर का सही फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि लॉकडाउन है, इसको अवसर में तब्दील करें और अच्छे से पढ़ाई करें। देखते हैं आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर्स की। तो लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं अभी क्लोज्ड पैकिंग। हालांकि आप इस वर्ड से परिचित हैं, क्लोज्ड पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों में क्लोज पैकिंग देखना चाह रहे हैं। अगर हिंदी में कहूँ तो हम कह सकते हैं कि निबिड़ संकुलन। क्लोज पैकिंग को हिंदी में निबिड़ बोला जाता है और पैकिंग के लिए आप संकुलन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। निबिड़ संकुलन किसके अंदर है? क्रिस्टलीय ठोसों में। तो मैं आगे लिख दूं कि क्रिस्टलीय ठोसों में निबिड़ संकुलन, ये हमारी हेडिंग हो जाती है, ठीक। अब देखो, आपको पता है कि ये जो मैं क्लोज पैकिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ना, क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? पार्टिकल कहाँ होने चाहिए बताओ जरा? पार्टिकल आर एट मिनिमम डिस्टेंस। पार्टिकल एक दूसरे से मिनिमम यानी न्यूनतम दूरी पर होने चाहिए, तब हम उसे क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो दो पार्टिकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? जब वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, है ना। और होपफुली आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस हम कितनी मानते हैं? 2r। तो क्लोज पैकिंग का मतलब तो यही होता है कि पार्टिकल आर एट मिनिमम डिस्टेंस। और जब भी क्लोज पैकिंग होती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल आर टचिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को टच करते हैं। पैकिंग वही अच्छी मानी जाती है जिसमें
अधिक से अधिक पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हों। तो इसलिए अगर अच्छी क्लोज पैकिंग है तो मैं ये कहूँगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल आर टचिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। अब देखो एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो उस नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल touching a particular particle in a given crystal are known as कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इंपॉर्टेंट है भाई कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको आइडिया हो। इसको शॉर्ट में हम लोग CNC लिखेंगे। किससे लिखेंगे? CNC। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल टचिंग ए पर्टिकुलर पार्टिकल इन ए गिवन क्रिस्टल आर नॉन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को जितने पार्टिकल टच कर रहे होते हैं ना, वो नंबर ही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मान लो मेरे सामने ये कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो पार्टिकल है ना, ये वाला, इस पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, तो आप कहेंगे दो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस पार्टिकल को, इस वाले पार्टिकल को टच करने वाले पार्टिकल की नंबर कितनी है? 2। तो यही नंबर इसकी क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई है? 2, ठीक। जैसे मैं एक और अरेंजमेंट आपके सामने लिखूं, मान लो मैंने इस तरह का एक अरेंजमेंट लिख दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैंने एक अरेंजमेंट लिख दिया, ठीक है। अब मैं इस पार्टिकल की बात करता हूं। अब मुझे बताओ इस पार्टिकल को टच करने वाले पार्टिकल कितने हैं? देखो इस वाले पार्टिकल को ये टच कर रहा होगा, इस वाले पार्टिकल को ये भी टच कर रहा होगा, इस वाले पार्टिकल को ये भी टच कर रहा होगा, और इस पार्टिकल को ये भी टच कर रहा होगा। तो बताओ इस पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? इस वाले पार्टिकल को एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। 1 2 3 4 कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? 4। तो ये इसकी क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4। तो मेरी बात को समझना कि हम लोग क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं, निबिड़ संकुलन की बात कर रहे हैं। तो क्लोज पैकिंग से मतलब होता है कि पार्टिकल आ रहा है एट मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस का मतलब जब वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो क्लोज पैकिंग वो बहुत अच्छी मानी जाएगी जिसके अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल आर टचिंग ईच अदर, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल टचिंग ए पर्टिकुलर पार्टिकल इन ए गिवन क्रिस्टल आर नॉन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी किसी क्रिस्टल के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम को टच करने वाले एटम की जो नंबर है ना, वही क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर एटम को टच करने वाले एटम 2 हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। यहाँ इस पर्टिकुलर एटम को टच करने वाले एटम की नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस पर हम आगे बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस क्रिस्टल में कितनी होती है। अब देखो हम लोग क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं। तो क्लोज पैकिंग इन जनरली 3 तरह की होती है। कितनी तरह की? 3 तरह की। पहला हम लोग देखेंगे 1D क्लोज पैकिंग, मतलब 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग की बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की, यानी 2D क्लोज्ड पैकिंग की। और तीसरा हम बात करेंगे 3D क्लोज पैकिंग की। किसकी बात करेंगे? 3D क्लोज्ड पैकिंग,
ठीक है। बेसिकली हम क्रिस्टल जब पढ़ते हैं तो 3D पैकिंग की ही बात करते हैं, बट 3D पैकिंग को हम लोग पहले 1D और फिर 1D से 2D और फिर 2D से 3D पैकिंग को हम प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि 1D क्लोज पैकिंग का क्या मतलब है। 1D क्लोज पैकिंग का मतलब है अलोंग ए ये अलोंग वन एक्सिस, सीधा बोलें ये पैकिंग आपको एक एक्सिस के अलोंग दिखाई देगी, यानी एक एक्सिस के अलोंग आप एक रेखा खींच सकते हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं अलोंग ए लाइन। अगर आपको कोई पैकिंग एक सीधी रेखा में दिखाई दे, एक लाइन के अकॉर्डिंग दिखाई दे, तो वो पैकिंग 1D क्लोज पैकिंग ही होगी, क्योंकि 1D के अंदर एक ही एक्सिस होगा और एक एक्सिस होगा तो सिर्फ आपको लेंथ वाला फैक्टर ही दिखाई देगा। तो जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मान लो ये कुछ पार्टिकल है ना, इन पार्टिकलों को मैं एक सीधी लाइन में एक दूसरे से टच करते हुए अरेंज कर देता हूँ। क्लियर। अब मैं इन सब के जो सेंटर हैं उनको मैच करता हूँ। तो जब मैं इन सब के सेंटर को मैच करूंगा तो एक सीधी रेखा मिलेगी और ये एक लाइन है और इस लाइन को हम एक एक्सिस पर ही मानेंगे, इसलिए ये एक 1D टाइप की पैकिंग हो गई है, सिंपल लीनियर पैकिंग है। क्लियर है। पार्टिकल को बस आपको एक लाइन में एक दूसरे को टच करते हुए जमा देना है। क्लियर। जैसे आपके पास कई सारी बॉल पड़ी हो तो एक बॉल उसे टच करते हुए दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सिर्फ एक लाइन बना देनी है, तो वही आपकी 1D पैकिंग होती है। अब बात दरअसल ये है कि 1D पैकिंग में एक स्फीयर जो है वो कितने स्फीयर को टच कर पाएगा। तो देखो ये वाला स्फीयर इस वाले स्फीयर को टच कर सकता है और इस वाले स्फीयर को। क्लियर है। तो एक स्फीयर मैक्सिमम 2 स्फीयर को ही टच कर सकता है और कोई पार्टिकल जितने पार्टिकल को टच करता है वो नंबर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 2 होगी। बस यहाँ से बस यही बात पूछी जा सकती है कि 1D क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 2 होती है। 2 क्यों होती है भाई, क्योंकि एक पार्टिकल मैक्सिमम 2 पार्टिकल को ही टच कर पाएगा, क्योंकि आपको पार्टिकल की एक लाइन बनानी है, केवल गोले रखते जाने हैं एक लाइन में और उस लाइन में एक पार्टिकल मैक्सिमम अपने राइट और लेफ्ट वाले 2 पार्टिकल को ही टच कर पाएगा। क्लियर है सबके लिए। ठीक। अब हम लोग बात करें 2D क्लोज पैकिंग की। तो देखो 2D क्लोज पैकिंग, अब आपको पता है 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग पैकिंग होनी चाहिए। ठीक है। इसलिए मैं क्या कहूंगा, 2 डायमेंशनल बात कर रहे हैं ना, अलोंग 2 एक्सिस। और 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग तो आपको पता है ना एक प्लेन बन सकता है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि अलोंग ए प्लेन। इस टाइप की पैकिंग आपको एक प्लेन में दिखाई देगी। याद करो पिछले किसी लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि 1D का मतलब एक लाइन होता है ना, क्योंकि ये सिंगल एक्सिस पर होती है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। 2D का मतलब एक प्लेन हो सकता है, क्योंकि प्लेन को बनाने के लिए 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है। और 3D का मतलब आपको तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग 2D की बात कर रहे हैं ना, तो कितने एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी, 2। यानी इसमें लेंथ वाला भी फैक्टर होना चाहिए और विड्थ वाला फैक्टर भी होना चाहिए, लेकिन 1D में केवल लेंथ वाला ही फैक्टर होगा। तो 1D ही तो था, एक सीधी रेखा बना ली हमने पार्टिकल को टच करते हुए। क्लियर। जबकि 2D में हम लोग क्या बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्लेन। तो हम जब 2D क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं तो अलोंग 2 एक्सिस पैकिंग होगी, लेंथ वाला फैक्टर भी होगा और विड्थ वाला फैक्टर भी होगा, यानी अलोंग ए प्लेन होगा। क्लियर है सबके दिमाग में। अब देखो ये जो 2D वाली पैकिंग है ना, ये हम 2 तरह से करेंगे। कितने तरह से करेंगे, 2 तरह से करेंगे। एक करेंगे हम लोग 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हिंदी में बोलेंगे द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। क्या बोलेंगे, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। और दूसरी होगी 2D हेक्सागोनल। क्या बोल रहा हूं मैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यानी 2D पैकिंग 2 तरह की होगी। कितनी तरह की होगी, 2 तरह की होगी। एक द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन और दूसरा होगा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब हम इन दोनों पर बारी बारी से बात करते हैं। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल
टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग की। और आपको पता है कि टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग यानी द्विविमीय निबिड़ संकुलन, हिंदी में क्या बोल सकते हो? द्विविमीय निबिड़ संकुलन, है ना? द्विविमीय निबिड़ संकुलन यानी 2D क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर है सबके लिए? अब जो 2D क्लोज पैकिंग है ना, वो दो तरह की है, अभी अभी आपको बताया था। एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। क्लियर है? तो हम सबसे पहले डिस्कशन में लेंगे 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग को। ठीक है, अब देखो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको क्या है, चूंकि 2D है तो आपको बात तो प्लेन में ही करनी है, यानी पार्टिकल को अरेंज करके आपको एक प्लेन बना लेना है। कैसे बनाना है देखो जरा, देखो अगर मैं पार्टिकल को इस तरह से अरेंज करूं कि एक पार्टिकल उसे टच करता हुआ मैं दूसरा पार्टिकल बना दूं, फिर टच करता हुआ मैं तीसरा बना दूं, फिर टच करता हुआ मैं चौथा पार्टिकल बना दूं, तो ये तो अलोंग ए लाइन हो गया, 1D पैकिंग हो गई। क्लियर है? लेकिन मुझे 2D पैकिंग करनी है, तो मुझे लेंथ के साथ साथ हाइट भी चाहिए या विड्थ भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इस रो के ऊपर दूसरी रो रखूंगा, उसके ऊपर तीसरी रो रखूंगा, उसके ऊपर चौथी रो रखूंगा, और इस तरह से मैं एक पार्टिकल का प्लेन बना डालूंगा। क्या बना लूंगा? प्लेन। तो जरा देखो, मैंने पहली रो रखी है पार्टिकल की, इसके ऊपर मैं पार्टिकल की दूसरी रो रख रहा हूं। ध्यान दें, पार्टिकल की दूसरी रो को मैं पहली रो के ठीक ऊपर ही रख रहा हूं। कहाँ रख रहा हूं? ठीक ऊपर। तो ये मैंने पार्टिकल की दूसरी रो रख दी है। ठीक है, और जब मैं पार्टिकल की दूसरी रो रख दूंगा तो अब मुझे एक जैसी दो रो दिखाई देंगी। क्लियर है सबकी? अब मैं इसके ऊपर तीसरी भी रख सकता हूं, तो तीसरी रो के पार्टिकलों को मैं दूसरी रो के पार्टिकलों के जस्ट ऊपर ही रखूंगा, इसलिए तीसरी रो भी बिल्कुल दूसरी रो के जैसी ही बनेगी। देखो इस तरह से। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने एक लाइन में ही पार्टिकल अरेंज किए हैं तो वो 1D है। अब मैंने एक लाइन के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर तीसरी, तो पूरा एक प्लेन बन चुका है। बन चुका है कि नहीं बन चुका? अब ये दो एक्सिस में आने वाली फिगर है, एक एक्सिस ये रहा और दूसरा एक्सिस ये रहा। क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ, इसको 1D बोलोगे या 2D बोलोगे? बोलना तो 2D ही पड़ेगा, क्योंकि लेंथ वाला फैक्टर भी है और विड्थ वाला फैक्टर भी है। क्लियर? अब देखो, मैंने इस रो को अरेंज कैसे किया है कि पहली रो के जो पार्टिकल है ना, उनके ऊपर दूसरी रो के पार्टिकल रखे हैं। क्लियर? लेकिन कैसे रखे हैं? दूसरी रो के पार्टिकल को पहली रो के पार्टिकल के जस्ट ऊपर रखा है। रखा है कि नहीं रखा? दूसरी रो का ये पार्टिकल देखो और पहली रो का ये पार्टिकल देखो, तो दूसरी रो का पार्टिकल पहली रो के इस पार्टिकल के जस्ट कहाँ है? ऊपर। दूसरी रो का ये पार्टिकल पहली रो के इस पार्टिकल के कहाँ है? जस्ट ऊपर। दूसरी रो का ये पार्टिकल पहली रो के इस पार्टिकल के जस्ट कहाँ है? ऊपर है। सिमिलरली तीसरी रो के पार्टिकल भी दूसरी रो के पार्टिकल के जस्ट ऊपर, ये पार्टिकल इसके जस्ट ऊपर, ये पार्टिकल इसके जस्ट ऊपर, ये पार्टिकल इसके जस्ट ऊपर। क्लियर है? यानी जैसे मैंने पहली रो को अरेंज किया है, सेम वैसे ही मैंने दूसरी को, और सेम वैसे ही मैंने तीसरी रो को अरेंज किया है। इसलिए अगर मैं पहली रो को ए नाम दूं तो दूसरी भी तो वैसी ही है, इसलिए दूसरी को भी ए कहूंगा। अच्छा, दूसरी ही वैसी नहीं है, तीसरी भी वैसी ही है, तो तीसरी को भी मैं ए ही कहूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि ये एक ए टाइप का अरेंजमेंट है। किस टाइप का अरेंजमेंट है? ए टाइप का, क्योंकि सारी रो कैसी हैं? एक जैसी हैं। क्लियर? दूसरा मैं आपसे कहूं कि एक पर्टिकुलर स्फीयर को देखो, जैसे इस वाले स्फीयर को देखो, ये पर्टिकुलर स्फीयर है, सही है? ये पर्टिकुलर स्फीयर कितने स्फीयरों को टच कर रहा है, ये आपको देखना है। देखो, ये स्फीयर इस वाले स्फीयर को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। ये स्फीयर इसको टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। यही स्फीयर इसको टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। और यही स्फीयर इसको भी टच कर रहा है। बोलो बात सही है कि नहीं? यानी ये पर्टिकुलर स्फीयर इस टाइप की पैकिंग में कितने पार्टिकल को टच कर पा रहा है? 1, 2, 3 और 4।
और कोई पार्टिकल किसी भी अरेंजमेंट में जितने पार्टिकल को टच करता हो वही नंबर तो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। इसलिए बताओ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। क्लियर है सबके दिमाग में? फिर हम देखो ये जो 4 पार्टिकल है जिनको ये टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है और इसको कर रहा है। अगर मैं इन चारों के सेंटर की बात करूं तो सेंटर तो यही है चारों के, बोले हैं कि नहीं है? अगर मैं इन चारों के सेंटर को मिला दूं, ये देखो मैंने मिला दिया, ठीक है। जब मैं इन चारों के सेंटर को मिलाता हूं तो मुझे एक स्क्वायर बनता दिखाई देगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? और बताओ स्क्वायर प्लेनर है या नॉन प्लेनर? स्क्वायर प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में तो बनता है स्क्वायर। क्लियर है? तो जब मैं इन चारों पार्टिकल को मैच करूंगा तो मुझे एक स्क्वायर मिलेगा और वो भी एक प्लेन में ही तो मिलेगा। इसलिए इसे हम स्क्वायर प्लेनर पैकिंग भी बोल देते हैं, है ना? स्क्वायर प्लेनर पैकिंग, या कह दें 2D स्क्वायर प्लेनर पैकिंग। क्लियर है सबके दिमाग में? ठीक है। अब एक बात और आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, वो क्या कि देखो पैकिंग एफिशिएंसी पे हम लोग बात कर चुके हैं। जब भी आपका पार्टिकल स्फेरिकल होगा, क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। ये आपको पता है, कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्फीयर को अरेंज करेंगे उनके बीच में खाली जगह रह जाएगी। उस वजह से स्फीयर पूरे स्थान को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, बीच बीच में कुछ खाली जगह रह जाएंगी। अगर पूरा ऑक्यूपाइड कर लेते तो एफिशिएंसी 100% हो जाती, बट चूंकि स्फीयर है, गोलाकार आकृति है, पूरा ऑक्यूपाइड नहीं होगा तो एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होती। ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये गोला है, ठीक है, ये स्फीयर है, ये सारे क्या है? स्फीयर है। जब मैं इन स्फीयरों को भले ही टच करते हुए रख रहा हूं लेकिन फिर भी इनके बीच में खाली जगह रह गई है। बोलो रह गई है कि नहीं रह गई? ये जगह खाली ही तो है। देखो ये वाली जगह भी क्या है? खाली। भले ही मैंने इन पार्टिकल को एक दूसरे के क्लोज रखा है, क्लोज से मतलब मिनिमम डिस्टेंस पर, यानी एक दूसरे को टच करते हुए रखा है, लेकिन उसके बाद भी, यानी क्लोज पैकिंग करने के बाद भी आपको इस पैकिंग में कुछ खाली जगह दिखाई देंगी। ये वाली खाली जगह दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? दे रही है। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है ना सबको, तो मुझे बताओ ये खाली जगह कितने स्फीयर से घिरी हुई है? देखो ये वाली खाली जगह 1, 2, 3 और 4 स्फीयर से घिरी हुई है। कितने स्फीयर से घिरी हुई है? 4 स्फीयर से घिरी हुई है। इस खाली जगह को हम वॉइड कहते हैं, वॉइड यानी रिक्ति कहते हैं। अब चूंकि 4 स्फीयर से घिरी हुई है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर है, तो हम इसे स्क्वायर प्लेनर वॉइड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्क्वायर प्लेनर वॉइड। क्लियर है? तो 2D क्लोज पैकिंग के लिए हम लोगों ने 2 बातें करनी है। पहली 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, और दूसरी बात करनी है हमें 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सी पैकिंग? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की बात करनी है, जिसमें से 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर पैकिंग को हम लोग देख चुके हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि पार्टिकल की पहली रो के ऊपर दूसरी रो को इस तरह से रखना है कि दूसरी रो के पार्टिकल पहली रो के जस्ट ऊपर आए। फिर तीसरी रो को भी ऐसे रखना है कि तीसरी रो के पार्टिकल दूसरी रो के पार्टिकल के जस्ट कहाँ जाए? ऊपर। यानी जैसी पहली रो वैसी दूसरी और वैसी ही तीसरी, यानी ये ए टाइप का अरेंजमेंट होगा। ये याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4। एक पर्टिकुलर स्फीयर मैक्सिमम 4 स्फीयर को ही टच कर पाएगा। क्लियर? तीसरी बात आपको याद रखनी है कि इस प्रकार की पैकिंग में आपको कुछ वॉइड्स यानी कुछ खाली जगह दिखाई देंगी, और वो खाली जगह 4 स्फीयर से घिरी हुई होंगी, इसलिए उन खाली जगह को हम लोग स्क्वायर प्लेनर वॉइड भी कह देते हैं। क्लियर है? दूसरा हम लोग देखेंगे 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो हेक्सागोनल पैकिंग की बात हम करें तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी? देखो मैं आपसे कहता हूं कि मान लो मैं पार्टिकल की एक रो बना देता हूं। क्या बना देता हूं? एक रो। अगर मैंने एक रो बनाई है तो बताओ ये 1D पैकिंग होगी या 2D या 3D पैकिंग होगी? बताओ जल्दी से। भाई एक रो है ना, तो ये तो 1D पैकिंग हो गई। अलोंग ए लाइन, अलोंग ए एक्सिस, इसमें केवल लेंथ वाली बात है, विड्थ वाली बात तो है ही नहीं। लेकिन मुझे तो 2D पैकिंग बनानी है ना,
तो इसका मतलब मुझे इसके ऊपर दूसरी रो भी रखनी है, तीसरी भी रखनी है, चौथी भी रखनी है, तब जाके एक प्लान बनेगा और उसे मैं 2D पैकिंग कहूँगा। यहाँ भी तो मैंने वही किया है कि पहली रो के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। क्लियर है? अब देखो, दूसरी रो के जो मैं पार्टिकल रखूँ ना, वो पार्टिकल अगर मैं इनके जस्ट ऊपर रख दूँ ऐसे, तब तो यही अरेंजमेंट बन जाएगा जस्ट ऊपर रखने से। ठीक है? तो ये अरेंजमेंट तो हमें बनाना नहीं है क्योंकि हम बना चुके हैं। तो अब हम जो दूसरी रो के पार्टिकल रखेंगे ना, वो पहली रो के पार्टिकल की जस्ट ऊपर नहीं रखेंगे, बल्कि कहाँ रखेंगे? देखो ये वाला जो स्थान है ना, ये वाला स्थान, ठीक है, इसे मैं इंटरस्टिशियल स्पेस बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी हिंदी में कहूँ अंतराकाशीय स्थल। क्या बोल सकता हूँ? अंतराकाशीय स्थल। तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ तो दूसरी रो के पार्टिकल पहली रो के ठीक ऊपर थे, जबकि यहाँ दूसरी रो के पार्टिकल पहली रो के ठीक ऊपर नहीं आएंगे, बल्कि अंतराकाशीय स्थलों में रखे जाएंगे। क्लियर है सबके दिमाग में? कैसे रखे जाएंगे? तो देखो जरा, मैं इसी अरेंजमेंट को आगे बढ़ाता हूँ और कहता हूँ कि मान लो ये मैंने एक रो बना रखी है, ये तो 1D पैकिंग होगी, लेकिन मुझे इसको 2D में कन्वर्ट करना है, तो इस रो पर दूसरी रो के पार्टिकल रखने हैं, मगर वो पार्टिकल अब मुझे कहाँ रखने हैं? अंतराकाशीय स्थल में। ठीक है? अब देख के बताओ ये पार्टिकल कहाँ रखा है? इसके जस्ट ऊपर या इन दोनों पार्टिकलों के बीच में? तो कहाँ रखा है? इन दोनों पार्टिकलों के बीच के अंतराकाशीय स्थल में ये पार्टिकल रखा हुआ है। क्लियर? अब मैं अगला पार्टिकल जो रखूंगा वो भी कहाँ रखूंगा? इन दो पार्टिकलों के बीच के अंतराकाशीय स्थल में। ठीक है? इन दोनों पार्टिकल के बीच के अंतराकाशीय स्थल में रखूंगा। क्लियर? अब बताओ ये पार्टिकल मैंने कहाँ रखा है? इन दोनों के बीच में। ऐसे ही अगर मैं तीसरा पार्टिकल भी रखूं तो तीसरे पार्टिकल को भी कहाँ रखूंगा? तीसरे पार्टिकल को भी मैं इन दोनों के कहाँ रखूंगा? बीच में रखूंगा। क्लियर है? ठीक। अब ये तो मैंने दूसरी रो रख दी। अब अगर मुझे तीसरी रो भी रखनी हो तो मैं वही पैटर्न फॉलो करूंगा कि तीसरी रो के पार्टिकलों को भी मैं दूसरी रो के पार्टिकलों के जस्ट ऊपर नहीं रखूंगा, बल्कि इनकी भी इंटरस्टिशियल साइड के अंदर रखूंगा। यानी तीसरी रो के पार्टिकल में कहाँ रखूंगा? यहाँ रखूंगा और यहाँ रखूंगा, इस तरह से रखूंगा। क्लियर है सबके दिमाग में? तो देखो हम लोग इसको पूरी लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया है देखो जरा, पहले हमने एक रो बनाई है, ठीक है, इस तरह से हमने एक रो बना दी है। फिर हमने इसके अंतराकाशीय स्थल में दूसरी रो के पार्टिकलों को रखना स्टार्ट किया। तो ये जो पार्टिकल मैं रख रहा हूँ, ये कहाँ रख रहा हूँ? ये पार्टिकल इन दोनों के बीच में। फिर हमने तीसरा पार्टिकल भी इस तरह से रखा, इन दोनों के बीच में। क्लियर? अब मैं तीसरे रो के पार्टिकल रख रहा हूं इन दोनों के बीच में, यानी यहां पर। तो ये मैंने तीसरी रो का पार्टिकल रखा। ठीक है? अब मैं अगला पार्टिकल इन दोनों के बीच में रखूंगा। तो ये मैंने इन दोनों के बीच में रख दिया। क्लियर है? बोलो बात सही है कि नहीं? अब मैं चाहूं तो पार्टिकल्स को और आगे भी बढ़ा सकता हूं, पर मैं तो आपको एक बार तरीका बता रहा हूं कि हमने पार्टिकल रखे कैसे हैं। ये पार्टिकल इन दोनों के बीच में, ये पार्टिकल इन दोनों के बीच में। यानी हमने पहली रो के ऊपर जब दूसरी रो के पार्टिकल रखे हैं तो ठीक ऊपर नहीं रखे, बल्कि अंतराकाश में रखे हैं। दूसरी रो के ऊपर जब तीसरी रो के पार्टिकल रखे तो वो भी ठीक ऊपर नहीं रखे, बल्कि दूसरी रो के अंतराकाशीय स्थल में रखे हैं। क्लियर है सबके दिमाग में? ठीक। अब मैं चाहूँ तो ये पार्टिकल बढ़ा सकता हूँ, जैसे इसको आगे बढ़ा दूं, क्योंकि क्रिस्टल लेस्टिस में तो खरबों की संख्या में एटम्स या पार्टिकल होते हैं, उससे भी ज्यादा, है ना। हम तो कुछ एक ही एटम यहाँ शो कर पा रहे हैं, लेकिन एटम्स या पार्टिकल तो बहुत सारे होते हैं। क्लियर? मैंने कुछ बढ़ा दिए हैं, लेकिन होपफुली आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा कि पहली रो उसके अंतराकाश में दूसरी और दूसरी के अंतराकाश में तीसरी हो गई। तो देखो ये पहली वाली पैकिंग से डिफरेंट है कि नहीं है? बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि देखो
होने को तो ये भी 2D है, क्योंकि एक एक्सिस इधर हो गया और एक एक्सिस इधर हो गया। क्लियर है क्या नहीं है? ठीक, तो ये भी एक प्लेनर है और 2D पैकिंग ही है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि देखो ये वाली जो रो है ना, अगर इस रो में अरेंजमेंट के हिसाब से इसे मैं ए नाम दूं, ठीक है, तो दूसरी रो का अरेंजमेंट अब बदल चुका है, क्योंकि दूसरी रो के पार्टिकल पहली रो के जस्ट ऊपर नहीं है, वो उनके अंतराकाश में है। क्लियर है कि नहीं है? तो दूसरी रो को मैं ए ना कहकर क्या कहूंगा, बी टाइप की रो कहूंगा। क्लियर? लेकिन अगर आप तीसरी रो को देखें तो गौर से देखो, तीसरी रो बिल्कुल पहली रो जैसी हो गई है, क्योंकि ये पार्टिकल इसके जस्ट कहाँ है, ऊपर, ये पार्टिकल इसके जस्ट कहाँ है, ऊपर, ये पार्टिकल इसके जस्ट कहाँ है, ऊपर, और ये वाला पार्टिकल भी इस पार्टिकल के जस्ट कहाँ है, ऊपर। यानी जैसी पहली रो है वैसी ही तीसरी रो है, इसलिए इसे मैं ए रो ही कहूंगा, ए टाइप की रो ही कहूंगा। यानी पहली और दूसरी रो अलग अलग है, मगर पहली और तीसरी रो एक जैसे अरेंजमेंट के साथ ही है, इसलिए मैं इसे ए बी टाइप का अरेंजमेंट बोलने वाला हूं। याद करो, पहले वाले अरेंजमेंट को क्या कहा था, स्क्वायर प्लेनर वाले को ए टाइप का अरेंजमेंट कहा था कि नहीं कहा था? क्यों कहा था ए टाइप का? क्योंकि सारी रो एक जैसी आ रही थी, पहली रो के जस्ट ऊपर दूसरी, दूसरी के जस्ट ऊपर तीसरी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसे ए टाइप का अरेंजमेंट हम लोग कह देंगे। क्लियर? अब आप मुझे बताएं कि यहाँ एक पार्टिकल मैक्सिमम कितने पार्टिकल को टच कर पाएगा? तो मान लो जैसे मैं इस पार्टिकल की बात करता हूँ। क्लियर है? अब ये पार्टिकल देखो कितने पार्टिकल को टच करेगा। क्या इसको टच करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या इसको टच करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या इसको टच करेगा? बिल्कुल करेगा। कितने पार्टिकल को टच कर लिया? 3 को। क्या इसको टच करेगा? बिल्कुल 4 को। इसको 5 को। इसको करेगा 6 को। कितने पार्टिकल को टच कर पा रहा है? 6। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 और 6। एक पार्टिकल मैक्सिमम कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? 6 को। याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि वो पैकिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी जिसमें एक पार्टिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल को टच कर पाए। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D वाली जो थी उसमें तो एक पार्टिकल 4 को ही टच कर पा रहा था, जबकि ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2D में, इसमें एक पार्टिकल कितनों को टच कर पा रहा है? 6 को। तो कौन सी पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी? 6 वाली। ठीक है, क्योंकि क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल आर टचिंग ईच अदर। अधिक से अधिक पार्टिकल एक दूसरे को टच करने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे उतना वो क्लोज होंगे और उतनी वो टाइट पैकिंग होगी, उतनी ही वो अच्छी पैकिंग होगी। तो स्क्वायर के कंपेयर में ये पैकिंग अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आने वाली है? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आने वाली है। याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो इन 6 पार्टिकलों के सेंटर को देखो। 3 पार्टिकल हो गए, 1 2 3 4 इसका सेंटर, 5वां और ये 6वां। मैंने उन 6 पार्टिकल के सेंटर बताए हैं जो इस पार्टिकल को टच कर रहे हैं। क्लियर है? अगर मैं इन 6 के सेंटर को मिला दूं, क्या करूं? मिला दूं, तो देखो मुझे क्या दिखाई देगा? आपको एक हेक्सागन बनता दिखाई देगा, एक षटकोण बनता दिखाई दे रहा है। देखो जरा, ये देखो, बोला है कि नहीं है? ठीक है, इसलिए इसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल देते हैं। मगर ध्यान रहे, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है ना, अभी 2D में है, 3D में नहीं है, इसलिए नाम से पहले लिखेंगे 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन जो होता है वो किस टाइप की व्यवस्था है? ए टाइप की या ए बी टाइप की? तो आंसर क्या होगा? ए बी टाइप की व्यवस्था है। पूछा जा सकता है कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन जो होता है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? तो फिर आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। पूछा जा सकता है कि द्विविमीय स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में से कौन सी पैकिंग अच्छी है? तो फिर आंसर क्या आएगा? द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन वाली पैकिंग अच्छी है। क्यों अच्छी है? कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है और किसी भी पैकिंग में एक पार्टिकल जितने अधिक पार्टिकल को टच करेगा वो पैकिंग उतनी ही क्लोज और अच्छी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है। वो क्या?
कि देखो मैंने कहा जब भी स्फीयर को अरेंज करोगे किसी भी तरह से अरेंज कर लेना, पैकिंग एफिशिएंसी कभी 100% होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि स्फीयर के बीच में भले ही वो टच कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खाली जगह जरूर रह जाती है। जैसे पहले वाली पैकिंग में कौन सी खाली जगह बन रही थी? 4 पार्टिकल से घिरी हुई, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा और चौथा, इन चारों के बीच में एक खाली जगह बन रही थी और उस खाली जगह को हमने स्क्वायर प्लेनर वॉइड नाम दिया था। ठीक है, अभी यहाँ देखो, इस पार्टिकल को देखो, इसको देखो और इसके जस्ट ऊपर वाले पार्टिकल को देखो, तीनों को देखो, इसको, इसको और इस वाले पार्टिकल को देख लिया। इन तीनों पार्टिकल के बीच में एक खाली जगह आपको दिखाई दे रही होगी, दे रही है कि नहीं दे रही? ये बीच में जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये दरअसल क्या है? ये वॉइड ही तो है। बोलो है कि नहीं? वॉइड मतलब रिक्ति ही तो है। लेकिन ये रिक्ति कितने पार्टिकल से घिरी हुई है? 1 2 3। बोलो बात सही है कि नहीं है? और 3 पार्टिकल से घिरी हुई इस रिक्ति को बोलते हैं ट्राइएंगुलर वॉइड्स। क्या बोलते हैं? ट्राइएंगुलर वॉइड्स। तो इसे हम बोलेंगे ट्राइएंगुलर वॉइड्स, ट्राइएंगुलर वॉइड्स। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो आपको उसके अंदर कौन सी वर्ड्स दिखाई देगी? ट्राइएंगुलर वर्ड्स। देखो मैं वर्ड्स पर सेपरेट लेक्चर लूंगा क्योंकि वर्ड्स से बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वेट कीजिए, मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा, कई तरह की वर्ड्स आपको एक साथ बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी तो उसमें इस टाइप की वर्ड आपको दिखाई दी थी। इस वर्ड को आपने क्या नाम दिया था? इस वर्ड को आपने स्क्वायर प्लेनर वर्ड कहा था। सही है, ठीक। और अभी जो आपको वर्ड दिखाई दे रही है वो इस तरह की दिखाई दे रही है। सही है, ये वाली वर्ड्स है कि नहीं? ये वर्ड्स, इस वर्ड को क्या नाम दे रहे हैं हम? ट्राइएंगुलर वर्ड्स। कौन सी वर्ड? ट्राइएंगुलर वर्ड्स। तो आपको वर्ड्स का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आगे वर्ड्स बहुत काम आने वाले हैं, है ना। तो आपको वर्ड्स के बारे में थोड़ा ध्यान देना है और फिर हम लोग इसको डिस्कस भी करने वाले हैं। लेकिन इतना याद रखना कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है ना, उसके अंदर ट्राइएंगुलर वर्ड्स होगी और स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है उसके अंदर स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स होगी। तो ध्यान दें, हमने 1D क्लोज पैकिंग देखी, एक लाइन में पार्टिकल को रख देना है। जब एक लाइन में एक दूसरे को टच करते हुए रखोगे तो एक पार्टिकल मैक्सिमम 2 को टच कर पाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी। 2D में हमें क्या करना है? एक लेयर बना लेनी है, पार्टिकल की एक रो, उसके बाद फिर दूसरी रो, फिर उसके बाद तीसरी रो, इस तरह से एक प्लेन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? उसे हम 2D क्लोज पैकिंग कहेंगे। और 2D क्लोज पैकिंग 2 तरह से की जा सकती है ना। एक ए टाइप की स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब पहली रो, इसके जस्ट ऊपर दूसरी, इसके जस्ट ऊपर तीसरी, उसके जस्ट ऊपर चौथी। क्लियर? ठीक है। और दूसरी ए बी टाइप की पैकिंग, यानी कि हेक्सागोनल 2D वाली क्लोज पैकिंग। उसमें क्या करना है? पहली रो, उसके इंटरस्टिशियल साइड में दूसरी, दूसरी की इंटरस्टिशियल साइड में तीसरी रखनी है और इस तरह से एक लेयर बनेगी और वो लेयर कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाई देगी, जबकि पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाई देगी। इसमें ट्रायंगुलर वर्ड्स होगी, जबकि उसमें स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स होगी। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को। अब हम इस 2D पैकिंग से 3D पैकिंग पर आएंगे, है ना। 1D से हम लोग 2D पर आए और 2D से किस पर आएंगे? 3D पैकिंग पर आएंगे। ठीक है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।